destroyer of worlds. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टेक। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता, अभी हाल ही में 2 मूवी रिलीज़ हुई है, बारबी एंड ओपनहेमर, जिनका क्रेज़ लोगों में बहुत हाई है। मतलब लोग लिटरली लड़ रहे हैं कि कौन सी मूवी बेटर है। तो आज हम इस वीडियो में ऑब्वियसली उनके कॉम्पिटिशन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि ओपनहेमर रियल में कौन थे और उनकी रियल स्टोरी क्या है, हम आज ये इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपनहेमर, वह शख्स जिसने दुनिया को सबसे विनाशकारी ताकत दी, जिसे भगवत गीता पर अटूट विश्वास था, जो विनाश को सृजन का ही एक रूप मानता था। लेकिन जब उसके बनाए गए परमाणु बमों ने जापान के 2 शहरों को तबाह कर दिया, तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ खून से सने हुए। वह उलझन में फंस गया कि उसे दुनिया को यह विनाशकारी ताकत देनी चाहिए थी या नहीं। आइए जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। जूलियस रॉबर्ट ओपनहेमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ और ओपनहेमर एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, या फिर नॉर्मली कहे तो एक बहुत ऊंचे दर्जे के साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। ओपनहेमर ने अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री कंप्लीट करी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1925 एंड इसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट इन फिजिक्स करी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोटिंगेन इन जर्मनी इन 1927। और फिर इसके बाद काफ़ी इंस्टीट्यूशंस की रिसर्च करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेर्कली में फिजिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करा, जहां पर वो फुल प्रोफेसर बने इन 1936। यूनिवर्सिटी में उन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स को अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, इंक्लूडिंग अचीवमेंट्स इन क्वांटम मैकेनिज्म एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। यहाँ पर उन्होंने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स के ऊपर भी काम किया और फिर अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स एंड क्वांटम फील्ड जैसी थ्योरीज पर भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये सब काम करने के बाद ओपनहेमर 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए सिलेक्ट हुए और फिर उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को देखते हुए उन्हें 1943 में डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट बना दिया गया। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट आखिर था क्या, तो आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1939 से हुई। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। अमेरिका को लगा कि अगर हिटलर ने पहले परमाणु बम बना लिया तो वह दुश्मन देशों को मिटा देगा। ऐसे में अल्बर्ट आइंस्टाइन समेत कई वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को पत्र लिखा कि हिटलर के आतंक के चलते न्यूक्लियर बम बनाना बहुत जरूरी हो गया है। अमेरिकी सरकार की रजामंदी के बाद सबसे विनाशकारी बम बनाने पर काम शुरू हुआ और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ओपनहेमर समेत कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की एक टीम बनी, जिसका काम यह पता लगाना था कि परमाणु बम बनाया जा सकता है या फिर नहीं। ईयर 1942 तक यह स्पष्ट हो गया था कि परमाणु बम बनाया जा सकता है। उस वक्त ओपेनहाइमर अमेरिका में एटॉमिक मामलों के सबसे बड़े जानकार थे। वैज्ञानिक समुदाय के ही कई लोगों का मानना था कि ओपेनहाइमर के अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता। आखिर में मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर ओपनहेमर को ही बनाया गया। बहुत समय तक काम करने के बाद ओपनहेमर की लीडरशिप और साइंटिफिक एक्सपर्टीज को आखिरकार प्रोजेक्ट में सक्सेस मिली। एटॉमिक बम साल 1945 तक बनकर तैयार हो गया। अब बारी थी इसके प्रशिक्षण की। तारीख मुकर्रर की गई 16 जुलाई 1945। उस दिन ओपनहाइमर सुबह से अपने बंकर में उस पल का इंतजार कर रहे थे जो दुनिया को बदलने वाला था। उनके चेहरे पर घबराहट और थकावट दोनों भाव नजर आ रहे थे। उन्हें रात में बमुश्किल नींद आई थी। चिंता और धूम्रपान वाली खांसी की वजह से वह रात भर जागते रहे। जैसे जैसे परमाणु प्रशिक्षण की घड़ी नजदीक आ रही थी, ओपनहाइमर के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। सांस भी बमुश्किल ले पा रहे थे ओपनहाइमर। शायद उनके मन में चल रहा था कि अगर यह प्रशिक्षण सफल ना हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन जब विस्फोट हुआ तो उसकी चमक
सूर्य से अधिक हो गई। 21 किलो टन टीएनटी के बराबर बल के साथ यह अब तक देखा गया सबसे बड़ा विस्फोट था। इसने एक झटका पैदा किया जो 160 किमी दूर तक महसूस किया गया। विस्फोट से मशरूम जैसा धुआं उठा और आकाश में छा गया। विस्फोट देखते ही ओपेनहाइमर के चेहरे से चिंता हटी और उन्हें राहत मिली। उन्होंने विस्फोट से उठे धुएं की ओर देखते हुए भगवद गीता की एक लाइन पढ़ी, अब मैं सभी लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, दुनिया का विनाशक। यह गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक था। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए खुद को महाकाल बताते हैं। ओपेनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत भी सीखी थी। प्रशिक्षण वाली जगह से आने के बाद जब ओपेनहाइमर गाड़ी से उतरे तो उनकी चाल में ऐसी अकड़ थी कि मानो वो दुनिया जीत कर आ रहे हैं। शायद उन्होंने दुनिया को जीत भी लिया था अपने विनाशकारी हथियार की ताकत से। यह भी दिलचस्प संयोग था कि जिस हिटलर के खौफ से यह बम बना था उसने प्रशिक्षण के करीब 2.5 महीने पहले खुदकुशी कर ली और जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए थे। लेकिन एशिया में युद्ध जारी था क्योंकि जापान ने अभी तक हार नहीं मानी। जापान से सरेंडर कराने के लिए अमेरिका ने उसके 2 प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया। इसमें लाखों लोग मारे गए और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इतनी बड़ी तबाही देखने के बाद ओपेनहाइमर को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने इस तबाही का जिम्मेदार खुद को माना। ओपेनहाइमर ने कहा कि परमाणु हथियार आतंक और विनाश के साधन हैं। हथियार बनाने को तो उन्होंने शैतान का काम तक कह दिया। अक्टूबर 1945 में ओपेनहाइमर की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के साथ मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने ट्रूमैन से कहा कि मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून से सने हुए। ट्रूमैन ने उनसे कहा, खून तो असल में मेरे हाथों पर लगा है। बम गिराने का आदेश तो मैंने ही दिया था, इसलिए आप खुद को दोषी मत मानिए और मुझे ही इसकी चिंता करने दीजिए। यह बातचीत गीता में महारथी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद की प्रतिध्वनि जान पड़ती है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें युद्ध जीतने के लिए प्रियजनों की हत्या करनी पड़ेगी, जो कि घोर पाप है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को समझाया और उनके मन का बोझ हल्का किया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इन सब की हत्या तुम नहीं कर रहे, इनकी हत्या का उत्तरदायी तो मैं हूं। तुम शस्त्र उठाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। वे सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम निमित्त मात्र बने हो। बम बनाने के दौरान भी ओपेनहाइमर और उनके साथियों को कई बार ख्याल आया कि वे विनाश का सामान बना रहे हैं। उन्होंने अपने काम से पीछे हटने के बारे में भी सोचा, लेकिन ओपेनहाइमर ने अपनी और अपने सहयोगियों की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए गीता के तर्कों का ही इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि विनाश भी सृजन का ही एक चरण है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। ओपेनहाइमर ने भी श्री कृष्ण की तरह अपने साथियों से कहा कि साइंटिस्ट के रूप में उन सबका काम सिर्फ बम बनाना है। वे इस निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है कि हथियार का उपयोग कैसे और किस पर किया जाएगा। उनके अधिकार में सिर्फ कर्म करना है, कर्म फल तो किसी और के हाथ में है। अगर इन हथियारों से किसी की हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार वो नेता होंगे जो इन्हें चलाने का आदेश देंगे। लेकिन परमाणु बम बनाने और उसे जापान के 2 शहरों पर गिराए जाने के बाद ओपेनहाइमर का नजरिया शायद बदल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जिम्मेदारी मिली। वहां उन्होंने हाइड्रोजन बम और इस तरह के दूसरे विनाशकारी हथियार बनाने के खिलाफ दलील दी, जिनके लिए रास्ता उन्हीं की कामयाबी ने खोला था। अपनी जिंदगी के आखिरी दशकों में ओपेनहाइमर एक लाइन के बीच में झूल रहे थे। एक तरफ उन्हें बम बनाने और उसकी तकनीकी उपलब्धि पर गर्व था, तो दूसरी ओर मानव जाति पर उसके दुष्प्रभाव का अपराध खुद के ऊपर लिए हुए थे। हालांकि उन्हें यह भी लगता था कि अगर जापान पर परमाणु बम ना गिराया जाता तो शायद और भी लोग मारे जाते, क्योंकि उस समय सारी दुनिया पर कब्जा करने की सनक लिए हुए जर्मनी और जापान रुकने वाले नहीं थे।
ओपेनहाइमर ने कई बार कहा कि परमाणु बम का बनना तय था, अगर वह इसे नहीं बनाते तो कोई और बनाता। गीता के अनुसार खुद को निमित्त मात्र मानते थे ओपेनहाइमर। इन्हीं सब सोच विचारों के साथ ओपेनहाइमर ने अपने आखिरी कुछ साल प्रिंसटन इन यूनाइटेड स्टेट्स में बिताए एंड देन 18 फरवरी 1967 को उनकी डेथ हुई। तो दोस्तों, ये थी जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की रियल स्टोरी। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर में और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अभी के लिए बाय।